हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी 12th क्लास की नेक्स्ट सेक्शन रहेगा। तो पहले सेशन में हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हाउ मच पॉजिटिव और negative charge is there in a cup of water। नहीं, cup of water। सवाल है कि हमारा कोई, मान लीजिए कोई कप है, यूँ मान लीजिए ये हमारा कप है कोई, ठीक है जी। तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी भरा है, क्या है जी, पानी है, पानी मीन्स H2O। तो सवाल है कि इसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कितना होगा इस कप ऑफ वाटर में। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कप ऑफ वाटर जो है इसमें पानी कितना है। चलो मान लेते हैं कि इसमें पानी है हमारे पास 250 ग्राम पानी है, ठीक है। तो इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये लिखना पड़ेगा कि लेट करते हैं, लेट द कप कंटेन कितना 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है जी। वाटर मीन्स H2, ठीक है। अब अगर इतना है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वाटर को लिखें तो वाटर तो ये होता है, इसका मतलब है 2 H हैं, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, और O है तो O 8 और 16 होगा, ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। इसका भी ये रहा हमारा एटॉमिक नंबर और 1 क्या, मास नंबर। इसका मतलब तो एटॉमिक नंबर मीन्स चार्ज, ये नीचे चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। और मास नंबर का मतलब होता है ये ऊपर, ये इसके टोटल मास की बात हो रही है। अगर हम इसका मास लिखें, टोटल मास, तो वो कितना होगा 1 + 1 + 16, तो ये हुआ 18, ठीक। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की बात करूं तो वो ये आया। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर मीन्स चार्ज नंबर, ये याद रखिएगा। क्यों, ये हम पीछे पढ़ चुके कि किसी भी आटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर मीन चार्ज नंबर, जहाँ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये हमारे पास आएगा एटॉमिक नंबर 10। तो मास नंबर हमारे पास आ गया 10, मास नंबर 18 और एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया 10। अब देखिए हमने निकालना है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जो इस कप ऑफ वाटर में है। अब हमारा मास नंबर आया 18। अगर आपको एवोगैड्रो हिपोथेसिस का थोड़ा सा आइडिया हो तो उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो वो क्या था, इस चीज़ को देखिए कि 18 ग्राम, उनके मुताबिक 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, वो होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, ठीक है जी। देखो एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए अगर मैं लिखूँ, कार्बन लिखता हूँ 6 और 12 लिखता हूँ, तो इसका एवोगैड्रोस के मुताबिक ये होता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसका, 6-12 के में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.023 × 10⁻23, ठीक है, 10⁻23। अगर मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे कार्बन के बाद आप यही ले लीजिए ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन मैं लिखता हूँ 8-16, तो इसका मतलब है 16 ग्राम ऑफ किसके, ऑक्सीजन। 8-16 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ऑक्सीजन के 6.023 × 10⁻23। और वो बात अलग है कि आप 1 ग्राम में अगर निकालना चाहते हैं
तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 16, यानी 1 ग्राम में आपके पास इतने मालिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन 612 में आप मालिक्यूल्स निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिएगा। ये एवोगैड्रो साहब का आइडिया था कि आपको पता होगा कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई 1 दर्जन में कितने केले आएंगे, वो 12 होंगे, यानी जो दर्जन है, डजन बोलते हैं जिसे, डजन जो है वो आपके 12 चीज़ों से बना होता है, ठीक है। तो ठीक है ना, इसी तरीके से आपका जो मोल है 1 मोल वो किससे बना हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। इधर 3 मैंने नहीं लिखा, एक ही बात है, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट ले लिए, काफ़ी हैं। तो इतने मालिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अगर मैं मालिक्यूल्स इकट्ठे कर दूंगा किसके, अगर कार्बन के, तो वो 1 मोल बन जाएगा कार्बन का। अगर मैं इतने ही मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के इकट्ठे कर दूंगा किसी बर्तन में, जहाँ ऐसे किसी बर्तन में मैं रख दूंगा, तो मैं कहूँगा कि भाई ये 1 मोल है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये, अगर मैं हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, यानी ये केमिकल फार्मूला आपको पता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे पानी का। तो इसमें कहानी क्या है कि भैया हमारा मास नंबर बना 1 और 1 2, 2 और 16 18। इसका मतलब है 18 ग्राम, क्या 18 ग्राम जो पानी का होगा उसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे किसके, पानी के। अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में जैसे उधर किया था 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितने आ जाएंगे हमारे पास 18। ये इतने मालिक्यूल्स किसके आगे, पानी के। तो हमें कितने मालिक्यूल्स हैं हमारे पास ग्राम कितना है, ये तो 1 ग्राम के मालिक्यूल्स आ गए, हमारे पास है 250 ग्राम। हमने कहा कि हमारे पास कितना है 250 ग्राम। तो इन 250 ग्राम ऑफ H2O, तो मालिक्यूल्स कितने होंगे, ये हो जाएंगे जी हमारे पास 6.023 लिखा है इधर मैंने नहीं लिखा, चलो इसे हटा देते हैं, लेट अस से 2 इंटू 10⁻23, ठीक, तो डिवाइड इंटू 250 तो डिवाइडेड बाय 18, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास कहानी आ जाएगी। इसको अगर हम टोटल देखें तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन मारेंगे तो हमारे पास आएगा 8.36 इंटू 10⁻24, 8.36 इंटू 10⁻24। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 250 ग्राम में इतने मालिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, इसे मान लीजिए n मान लीजिए, है ना, इन 250 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे इतने, मीन्स नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे, इतने होंगे, ठीक है। अब ये तो हुए नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, हमें चाहिए चार्ज। सवाल है चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो उसमें होएगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो उसमें कहानी ये है कि 1 मालिक्यूल में कितना चार्ज है, 1 और 1 2 और 8 10, यानी 1 मालिक्यूल में हमारे पास चार्ज है 10। एज वी नो दैट 1 molecule of water contains कितने चार्ज, कितना contains 10 चार्जेस का मतलब हो गया 10 चार्जेस का मतलब हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी प्रोटॉन की बात 10 चार्जेस मीन्स प्लस ई और माइनस ई, प्लस ई मीन प्रोटॉन और नेगेटिव ई मीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास इतने मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, 250 ग्राम में इतने मालिक्यूल्स हैं, तो हर एक मालिक्यूल के पास इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, n को मैं इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, n इंटू 10,
तो ये हमारे पास कितना आ गया 8.36 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये मेरे पास कहानी आ गई 8.36 इंटू 10⁻25 लिख लीजिए। ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ऊपर वाले को ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें 250 ग्राम में, इसका ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वो क्या है n मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको मैं कोई नया नाम देता हूँ, लेट अस से दिस इज n डैश, क्या n डैश। तो ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। अभी तक ये नहीं निकला, टोटल चार्ज नहीं निकला इसमें, ये एक क्या आया कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस हैं उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आया। तो नो हम सीधा सीधा लेते हैं, नो चार्ज इन 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है ना। अब आएगा टोटल चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो Q हमारे पास क्या आ गया, N की वैल्यू N डैश लिखिए इसे, ठीक है ना। N ऊपर हमने ये लिखा था N डैश E, तो N डैश E हमारे आ जाएगा 8.36 10⁻25 इंटू E का वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास ये टोटल का चार्ज आएगा, क्या टोटल चार्ज आएगा किसमें कि 250 ग्राम में कितना चार्ज होगा। तो ये हमारे पास आएगा 1.33 Q की वैल्यू। देखो एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि N और N डैश में अंतर, ठीक है जी। ये आएंगे नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम, और ये N डैश आएगा नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इंटू 10⁻, इसे कैलकुलेट कीजिएगा 10⁻7 कूलम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, ये हमारे पास चार्ज आएगा किसमें, 250 ग्राम में। देखिए है कुछ नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, सिर्फ ये देखिएगा आप इसका मास नंबर लिख लीजिएगा और चार्ज नंबर लिख लीजिएगा। चार्ज नंबर आपने ये लिख लिया, मास नंबर, चार्ज नंबर आपने ये लिख लिया, मास नंबर आपने ये लिख लिया। एवोगाड्रो के मुताबिक ये याद रखिएगा 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। तो 1 ग्राम में इतने आ जाएंगे, तो 250 ग्राम में हमारे पास कितना है, 250 ग्राम है ना। तो 250 ग्राम में क्या होगा, इस फैक्टर को 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 250 ग्राम में। और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के बीच चार्जेस हैं 10, तो इसमें कितने होंगे, 10 के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही फैक्टर आ गया। अब चार्जेस निकालने हैं, टोटल चार्ज निकालना है 250 ग्राम का, तो इसको E के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए एक छोटा सा सवाल और करते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो हम लोग इनको देखते हैं। चलिए एक सवाल यूँ कीजिए कि लेट अस सी कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास हीलियम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। मींस हीलियम का न्यूक्लियस ये है मेरे पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे और अंदर प्रोटॉन्स 2 होंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है जी। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी आई, 2 ये वाली, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2, ठीक है जी। दिस इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव लिख लीजिए, तो 2e इसका चार्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, n फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो आएंगे दिस माइनस दिस, यानी 4 माइनस 2, तो वो मेरे पास है 2 की, ठीक है जी। अब इस न्यूट्रॉन को तो हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दीज न्यूट्रॉन्स आर चार्ज लेस पार्टिकल्स। तो इसके बीच मैं अगर ड्रा करना चाहूँ तो प्रोटॉन मेरे पास आएंगे कितने, प्रोटॉन आएंगे मेरे पास 2, ये 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 2, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये मेरे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे
2। अब देखो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, अगर मैं कोई फोटान मारूं इसको और वो फोटान इसको भी बाहर कर दे और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दे, ये मैंने फोटान मार दिया, ठीक है, यानी इसको एनर्जी सप्लाई कर दी। अगर मैंने इसको कोई एनर्जी सप्लाई कर दी, ये फोटान मार दिया, ठीक है जी, फोटान मार दिया, तो फोटान कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस जाता है। और याद रखिएगा एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसता है। ये फोटान इस इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसा तो इसको बाहर कर दिया, इट मीन्स ये काफ़ी तगड़ा फोटान रहा होगा, इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रही होगी, इसको भी बाहर निकाल दिया। अब ये जो आपके पास बचा, मीन्स आपके पास अब हीलियम का खाली न्यूक्लियस बचा, जिसमें 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब इस न्यूक्लियस को, जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो और जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी हों, उसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है जी, जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए होते हैं। अभी हमारा सवाल है कि चार्ज कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में आप बताइए कि प्रोटॉन कितने हैं? 2, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है, ठीक है जी। तो n की वैल्यू इधर क्या होएगी, हेयर n की वैल्यू होएगी 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमें E का पता है, Q निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल। तो Q निकालना है, तो वही है Q बराबर है NE। तो Q किसके बराबर हो गया, N की वैल्यू 2 है, तो 1.6, E का वैल्यू हमें पता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो 1.16 दूनी 32 आ गया, 3.2 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज द चार्ज कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल। छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमें सबसे एक थोड़ी सी बात याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और सवालों की तरफ चलते हैं। देखो, कैलकुलेट, ऐसे लिख लीजिए, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय आयरन न्यूक्लियस। कोई आयरन का न्यूक्लियस है, उसका चार्ज क्या होगा, इट मीन्स ये आयरन होगा, आयरन का न्यूक्लियस, आयरन को यूं लिखते हैं, ठीक है जी। ये 26 और 56 ये इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, ठीक है जी, और ये इसका मास नंबर रहेगा, ठीक है जी। अब एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी आटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 26 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26, तो ये बनेगा +26 E, इसका टोटल चार्ज, ये बनेगा -26 E। क्यू बराबर है NE, दिस इज N एंड दिस इज E, NE टोटल चार्ज आ जाएगा NE, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और ये प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द आयरन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो खाली प्रोटॉन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऑर्बिट में होते हैं। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर n का वैल्यू कितना, 26, ठीक है जी, n का वैल्यू है 26 और वी नो दैट कि E का वैल्यू कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय आयरन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की बात आती, नंबर ऑफ कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आयरन, तो फिर नेगेटिव ही डालते, ठीक है जी। तो देयरफॉर वी यूज़, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, Q इज इक्वल टू NE। तो Q का वैल्यू आ गया हमारे पास है, N का वैल्यू 26 है, तो E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे कर लीजिएगा, जो इसका कैलकुलेशन करके आएगा वो इसका आंसर होएगा, ठीक है जी। तो ये एक सवाल हो गए कि आयरन न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा। और भी सवाल कर सकते हैं हम, छोटे छोटे सवाल हैं, तो चलिएगा एक सवाल लिखते हैं कि ऐसा सोचिए
कि मेरे पास कोई कॉपर की कोई डिस्क है, ठीक है जी, कॉपर की कोई क्या है, डिस्क है, यूँ मान लीजिए। तो इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। अब नेचुरली जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर कुछ निकाले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो इसके ऊपर तो जनाब चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं हमें नहीं पता, यही निकालना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि भैया इसके इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेट अस से कि वो पॉजिटिव चार्ज आ गया 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। मीन्स आपने किसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, कितने निकाले वो नहीं पता, वो कैलकुलेट करने हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इसके ऊपर इतना चार्ज आता है, ठीक है। तो अभी आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने निकाले जिसके करके इसके ऊपर इतना चार्ज डेवलप हो गया। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are removed from a copper, या कुछ भी कोई और बर्तन ले लीजिए, फ्रॉम ए copper material so that it attains a charge of it attains a charge of कितना 10⁻⁻7 कूलम। तो ये हमारा सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड, ठीक है ना, विच आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर मटेरियल सो दैट इट अटेन्स ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम। तो हमें क्या है, हमें n निकालना है, ठीक है जी, और गिवन क्या है, Q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 कूलम। तो हम क्या कर सकते हैं, वी है सिंपल सी बात, Q इज इक्वल टू n e, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा Q बटे e। तो Q का वैल्यू कितना आपके पास 10⁻⁻7 कूलम, और e का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कूलम कैंसिल हो गया तो हमारे पास नंबर बचेगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया 1/1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 है ये, ठीक है, 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.625। तो n की वैल्यू होगी 0.625 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 19 में से 7 गए 12 और 7 19 होता है, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी इतने। अगर मैं देखिए फिर वही कैलकुलेशन की 3 नीचे आएंगी 3 ऊपर जाएंगी तो हमारे पास 9 बच जाएंगी, 9 0 बच जाएंगी। तो n की वैल्यू अगर मैं पॉइंट इधर डाल दूँ 25, तो 10 की पावर कितनी लिखूँ कि मेरे पास 9 आ जाए प्लस का, 2 ये हैं तो 2 ऊपर जाके होएंगी ये, तो मैं 11 लिखना पड़ेगा, यानी मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, ठीक है। देख लीजिए 3 नीचे आएंगी 3 ऊपर जाएंगी, 12 में से 3 गए 9, ठीक है ना। तो ये 2 नीचे आएंगी 2 ऊपर जाएंगी, तो 11 में से 2 गए 9, यानी इस मटेरियल में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएं भाई साहब, इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएं, कितने 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन से जब बाहर चले जाएंगे तो इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद कोई 1-2 सवाल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द चार्ज carried by 2 mole of neutral
न्यूट्रल 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अगर आप बात करें हाइड्रोजन गैस की तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो इस शेप में होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज निकालना है कैरिड बाय 2 मोल, 2 मोल है। अच्छा, सबसे पहले तो 2 मोल हैं तो वो हम कर लेंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल कंसेप्ट लगा के। तो इसमें दो हाइड्रोजन हैं तो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, जनी चार्ज एक का ये आ जाएगा, एक का ये आ जाएगा। जनी सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखिए चार्ज कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। 1 मॉलिक्यूल, चार्ज कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल, वो होगा n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू इधर भी 1, तो ये होगा 1 + 1, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2। यूँ करिए कि चार्ज कैरी नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस लिख लीजिए। यूँ लिखिए कि नंबर ऑफ चार्जेस, अगर आप चार्ज कैरिड लिखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो वो यूँ लिख लीजिए चार्ज कैरिड बाय, तो n e लिख लीजिए और n की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 इसे यूँ कर लीजिए, n की वैल्यू 1 और 1 2 आ जाएगी और e डाल दीजिए। ये आ गया हमारे पास चार्ज कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि 2 मोल का निकालना है, तो वी नो दैट 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 3 अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। मोल कंसेप्ट, तो 2 मोल में कितना हो जाएंगे, 2 मोल में हो जाएंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, और हमें अब चार्ज निकालना है 2 मोल में। अब देखिए चार्ज कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इतने, ये देखिए इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, इतना, ठीक है ना। तो चार्ज कैरिड बाय 9, चार्ज कैरिड बाय कितने, इतने, 2 इंटू 6.023, ठीक है। 23 इधर लिखा है, इधर नहीं लिखा, इधर भी डाल दीजिए, चलो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, वो किसके बराबर होगा, वो होगा जनाब इज इक्वल टू 2e, यानी 2e की जगह मैं ये डाल दूँ 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, क्योंकि e की वैल्यू ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। 2e इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और क्या है, ये टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया ना 2e, और ये आ जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो साथ में डालिए कूलम, तो इतना चार्ज आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका, 2 का 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इन सभी को मल्टीप्लाई करके इसको ठीक है, नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो भी आएगा ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर के साथ। 10 आपके पास कितने बचेंगे, 19 यहाँ पे है माइनस के, 23 ये हैं, 19 और 4 23 इंटू 10⁻4 डाल दीजिएगा, इतने कूलम आ जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा वैसे तो कूलम, ये आ जाएगा 2 16 दूने 32, 32 32 दूने 64, ये आ जाएगा 6.4, ठीक है ना। 16 दूने 32
32 दूना 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁴ कूलम। जनाब इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कूलम लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म। तो टिल देन हैव ए नाइस डे।